हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। चलिए यार, आशा कर रहा हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे। माना कि थोड़ी दिन के लिए मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास लीजिए आप लोग। फिर जैसे ही मतलब सब कुछ सही होता है तो हम ऑफलाइन लेंगे, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग आज आपको हम क्या करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे। क्या करेंगे? डॉक्टर बनाएंगे। तो चलिए डॉक्टर बनते हैं हम लोग आज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को ह्यूमंस में हेल्थ के बारे में और उसके डिजीजेस के बारे में पढ़नी है। आज हम लोग कुछ इंट्रो वीडियो है तो इंट्रोडक्शन ही लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा। आपका जो भी होगा इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद देन आफ्टर क्या करेंगे और आगे इम्यूनिटी पढ़ेंगे, बाकी के डिजीज़ पढ़ेंगे और अल्कोहल एंड अब्यूज़ पढ़ेंगे। इसी पे ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लो, आप लिखा हुआ है कि फॉर लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड्स वेयर दीज वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। यानी कि अभी आप एनसीईआरटी बेस है तो क्योंकि एनसीईआरटी की ही ये लाइन है, यहाँ पे एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब एक बहुत समय पहले से हम लोगों को जब बहुत चीज़ों के बारे में नहीं पता था, यानी कि हम लोग जब कुछ भी नहीं जान रहे थे हेल्थ के बारे में, जब हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उस समय जो हमारे लोग थे या जो मतलब हमारे एंशियंट जो लोग थे, वो लोग हम लोगों के हेल्थ के बारे में क्या उनकी राय थी, क्या लोग कहते थे, वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ कि बहुत समय पहले हम लोगों की हेल्थ को लेके एक चीज़ें की गई थी कि उन्होंने कहा था कि कंसीडर किया था कि स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। उन्होंने ये बताया कि हमारे बॉडी का स्टेट जो होता है, यानी कि हमारे बॉडी का पॉस्चर या हमारे बॉडी का हेल्थ या हमारे माइंड का सेटअप या हमारे माइंड का सेटअप, वो सभी चीज़ एक ह्यूमर कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है या कौन बैलेंस करता है? ह्यूमर बैलेंस करता है, ये कंट्रोल करता है। और ये ह्यूमर क्या कहा था उन्होंने, ये ह्यूमर उन लोगों ने किसको कहा था? ह्यूमर उनका कहने का मतलब ये था स्टूडेंट्स कि उनका ये कहना था कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ लिक्विड पाई जाती है और ये लिक्विड क्या कहलाती है? ह्यूमर कहलाती है। ये लिक्विड जब बैलेंस रहती है तब हम लोग हेल्दी रहते हैं, और ये जब अनबैलेंस हो जाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? अनहेल्दी हो जाते हैं। ऐसा उन लोगों का कहना था। या हम कह सकते हैं कि उन लोगों ने ये कहा कि जो हमारी ह्यूमर है, यानी कि जो फ्लूइड हम लोगों में पाई जा रही है, यही फ्लूइड हम लोगों की क्या करती है? हमारे हेल्थ को मेंटेन करके रखने का काम करती है। आगे चलिए पढ़ते हैं अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted that it was thought that the person with black piles belonged to hot personality and would have figure। देखिए इसके बाद या उस समय हमारे जो आयुर्वेदा सिस्टम चलता था हम लोगों के, मतलब कह सकते हैं मेडिकल साइंस में, उस समय हम लोग ज़्यादा आयुर्वेदा में हम लोग आगे थे। तो उस समय जो आयुर्वेदा थे उस समय के, वो लोग असर्टेड किए, एक अपना राय दिए, आप कह सकते हो। उन लोगों ने राय क्या दिया? उन लोगों ने राय ये दिया कि हम लोगों के यानी कि ह्यूमंस के बॉडी के अंदर दो तरह से बाइल्स होती हैं, एक ब्लैक बाइल्स होती है और एक येलो बाइल्स होती है। उन्होंने कहा कि जो ब्लैक बाइल्स होती है, इन लोगों ने बताया कि जो ब्लैक बाइल्स होती है, ये ब्लैक बाइल्स जिस ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा होती है, जिस ह्यूमन में क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, उस ह्यूमन में जो हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमन या वो पर्सन जो होता है जिसमें ये आपकी बाइल्स ब्लैक बाइल्स ज़्यादा होती हैं, वो पर्सन हॉट पर्सनालिटी का पर्सन होता है, यानी कि वो गर्म मिजाज का इंसान होता है और उसमें फीवर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जिसमें ब्लैक बाइल्स पाई जाती है उस ह्यूमंस में या उन पर्सन्स में हमको फीवर अक्सर करके देखा जाता है, और जिसकी वजह से वो हेल्दी नहीं रह पाते हैं। ये इनका अपना आयुर्वेदास जो थे, ये उनके स्टेटमेंट थे या उनके द्वारा असर्टेड किया गया स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने देखी। पहला कि हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर क्या पाई जाती है? कुछ लिक्विड पाई जाती है, कुछ फ्लूइड पाई जाती है, जो कि क्या करती है? हमारे बॉडी के स्टेट को और हमारे माइंड को क्या करती है? बैलेंस करती है। लेकिन फिर दोबारा इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि देखिए बाइल्स भी क्या होती है और ह्यूमर्स भी क्या होती है, दो तरह से पाई जाती है, एक ब्लैक बाइल्स और एक येलो बाइल्स।
ब्लैक बाइल्स अगर किसी ह्यूमन में ज़्यादा है, तो ब्लैक बाइल्स अगर ज़्यादा है तो वो ह्यूमंस की या उस पर्सन की जो पर्सनालिटी होगी वो कैसी होगी, हॉट होगी, और जिसकी वजह से उसे फीवर हमेशा देखने को मिलेगा, या ब्लैक बाइल्स जिसमें है उसमें फीवर देखने को मिल जाती है। ये चीज़ें उन लोगों ने स्टेट की। अब बात आती है कि अब इस चीज़ें तो बड़े दिन तक चली, लोग मानते थे, सब जो भी कहा इन आयुर्वेदास ने लोग मानने लगे थे कि हाँ चलिए ठीक है, जिसमें ब्लैक बाइल्स से ज़्यादा होंगी उनमें जो है फीवर दिखेगा। लेकिन इस चीज़ों को हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, मतलब इसको आप कह सकते हो कि इसको उन्होंने क्या किया, मतलब खंडन किया इनका, इन आयुर्वेदास का और आपके जो मतलब अर्लियर जो लोग थे उनका। इन्होंने क्या किया, देखिए ये साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यस द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल्स यूजिंग थर्मोमीटर डिसअप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। यानी कि सुनिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जिसमें येलो बाइल्स पाया जा रहा है, यानी कि जो जिसमें गुड ह्यूमर्स पाया जा रहा है उनमें फीवर नहीं होगा, लेकिन जिसमें ब्लैक बाइल्स पाया जा रहा है, जिसमें ब्लैक बाइल्स ज़्यादा हैं उसमें क्या होगा, ह्यूमर पाया जा रहे हैं उसमें क्या होगा, फीवर पाई जाएगी। अब इस चीज़ों को हमारे विलियम हार्वे नामक एक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, डिसप्रूव्ड किया। इस स्टेटमेंट को उन्होंने क्या किया, डिसप्रूव्ड किया। कैसे? देखिए विलियम हार्वे जो थे ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की तो इन्होंने किया क्या, देखो लोग कहते थे जिसमें ब्लैक बाइल जाते हैं वो बंदे को फिगर होगा, तो इन्होंने क्या किया, उनके द्वारा चूज किए गए, उन आयुर्वेदास के द्वारा चूज किए गए मतलब पर्सन को रखा अपने पास, और उसमें कहा कि आप लोग कहते हो कि इसमें ब्लैक बाइल्स ज़्यादा हैं, तो चलिए ठीक है हम मानते हैं कि इनमें ब्लैक बाइल्स ज़्यादा हैं और इसी वजह से इसमें क्या है, फीवर है कि नहीं है, चलिए हम देखते हैं। तो ब्लैक बाइल लोगों ने माना। अब ब्लैक बाइल्स माना तो ब्लैक बाइल्स ये लोग हमें जो कहते थे, तो ब्लैक बाइल्स को फिर इन्होंने क्या किया कि जिस पर्सन को वो लोग कह रहे थे कि इस पर्सन में ब्लैक बाइल ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि ये ब्लैक बाइल्स इस पर्सन में ज़्यादा है, तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन में फीवर है कि नहीं है। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है चलिए। तो इन्होंने क्या किया, थर्मामीटर लिया और थर्मामीटर से उस ब्लैक बाइल वाले पर्सन को क्या किया, चेकअप किया। एक्सपेरिमेंट ही करना था उनको, तो उन्होंने क्या किया, उस थर्मामीटर से उस पर्सन का चेकअप किया और जिसकी वजह से उसमें फीवर दिखाई दी। तो इन्होंने ये डिस्प्रूव्ड किया कि जो आप लोग स्टेटमेंट दिए हो कि ब्लैक बाइल जिसमें होगी उसमें ही फीवर देखने को मिलेगा, ये स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से गलत है। और ये जो स्टेटमेंट लोगों ने दिया था उसको गुड ह्यूमर का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, गुड ह्यूमर का नाम दिया था। तो गुड ह्यूमर की जो आपकी हाइपोथेसिस थी, ये एक कोई स्टेटमेंट बस बोल दिए थे, कोई प्रूवन कोई चीज़ थी नहीं, कुछ भी प्रूव्ड हुआ नहीं था इसको लेके, बस ये हाइपोथेसिस थी, जैसे लोग बोल दिए बस बोल दिए, लेकिन उसका प्रूफ तो मिला नहीं था और इसको इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया इस हाइपोथेसिस को। तो यहाँ पे गुड ह्यूमर्स की हाइपोथेसिस को क्या किया गया, बहुत ही गलत साबित किया गया। और उसके बाद से हमारे हेल्थ को लेके कई सारे आपके कह सकते हैं कई सारे थ्योरीज आए, कई सारे थ्योरीज के साथ साथ कई सारी थ्योरीज आई और उसके साथ साथ कई सारे स्टेटमेंट भी आए। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट चल रहा है या जिस स्टेटमेंट को हम लोग मानते हैं वो WHO का स्टेटमेंट मानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके कुछ साल के बाद इन द लेटर ईयर biology state that mind influence through natural system and endocrine system our immune system and that our immune system maintain our health, mind and mental state can affect our health। देखो यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट आया कुछ सालों बाद, जो स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया, जो हमारी बायोलॉजी यानी कि जो विज्ञान हम लोगों की कही इस स्टेटमेंट को कुछ दिनों के बाद। अब जीव विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि अब जीव विज्ञान कही थी, ऐसे जीव विज्ञान के पढ़ने वाले लोग कहे थे, ठीक है। उन लोगों ने क्या कहा कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो बैलेंस करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। जैसा कि आपने देखा है, हमने जब थाइमस वाला पढ़ा था तो थाइमस क्या कर रहा था, थाइमस एंडोक्राइन सिस्टम था, और जबकि एंडोक्राइन सिस्टम को उस थाइमस को कौन कंट्रोल कर रहा था, आपका जो न्यूरल सिस्टम था। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि न्यूरल सिस्टम
को कंट्रोल करता है कौन, सॉरी, इंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूरल सिस्टम, और न्यूरल सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, और ये दोनों मिलके, यहां पे देखो लिखा माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन आवर इम्यून सिस्टम एंड देयर आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। ये दोनों मिलके हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इम्यून सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन कर रहा है, और इम्यून सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके किसको मेंटेन कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर रहा है। किसको मेंटेन कर रहा है, इम्यून सिस्टम को। देखो न्यूरल सिस्टम मेंटेन कर रहा है इंडोक्राइन सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम को, और एंडोक्राइन और न्यूरल दोनों मिलके कंट्रोल किसको कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को। यानी कि हमारे जो अंदर हम लोगों के डिजीज के प्रति जो इम्यूनिटी बनती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये स्टेटमेंट भी आई आपकी कुछ सालों बाद, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी आपकी ज्यादा दिन चली नहीं, और उसके बाद फिर कई चीजें आई यहाँ पे आपकी हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट एट अफेक्ट आवर हेल्थ। और इसने कहा कि जो हमारी, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मेंटल होती है, वही हमारा क्या करता है, और उसी तरह से हमारा हेल्थ होता है। जैसे देखिए हाइपोथैलेमस, आपको याद है हाइपोथैलेमस से क्या होता था, हार्मोन सीक्रेट होते थे। तो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कौन करता था, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने के लिए हमारा माइंड था, हमारा ब्रेन था, हमारा न्यूरल कंट्रोल था वहां पे, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने के लिए था ना। तो वहां पे न्यूरल कंट्रोल था। अब वो न्यूरल कंट्रोल किसको कंट्रोल करता था, इंडोक्राइन सिस्टम को। और इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग देखे थे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, थाइमस पढ़ रहे थे, तो वो थाइमस, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो था, तो जो बी लिम्फोसाइट जो थे वो जो एंटीबॉडीज बनाते थे, आईजीए, आईजीबी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी, ये मेगा जो चारों इम्यूनिट एंटीबॉडीज ये बनाते थे हमारे, ये कौन बनाता था, हमारा बी लिम्फोसाइट। लेकिन बी लिम्फोसाइट को बनाने वाले सेल्स को थाइमस कंट्रोल करता था, और थाइमस को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस था, और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने के लिए हमारा न्यूरल सिस्टम था। तो यही चीजें इसने बायोलॉजी ने कही कि न्यूरल सिस्टम क्या करता है, इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इंडोक्राइन और न्यूरल सिस्टम दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं किसको, हमारे किसको, हेल्थ को। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने कही। चलो अब आपकी एक, आपके नीचे दिया हुआ है कि हम लोगों के एनसीईआरटी में कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो इनकी अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि वो कौन कौन सी चीजें हमारी जो हेल्थ को आपकी कर सकती हैं इफेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल। देखिए हमारे हेल्थ को इन्फेक्ट कौन कर सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई, जैसे सिकल सेल एनीमिया अगर मान लीजिए माता पिता में है, तो उसका आने वाला बच्चा क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा। तो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा तो उसका हेल्थ तो अफेक्ट हुआ ना। तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो एक हमारा क्या है जो अफेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरे क्या, इन्फेक्शन, यानी कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन में आ जाए, किसी के माइक्रो ऑर्गेनिजम से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम से इन्फेक्ट हो जाए हम, तो उस समय हमको क्या हो सकती है, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हम अनवेल फील कर सकते हैं। फिर बात आती है तीसरी जो दी हुई है हमारी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल भी हमारा हेल्थ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है। जैसे देखिए कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह उठ जाते हैं आराम से 5 बजे अर्ली मॉर्निंग में उठ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग वहीं पे हैं कि वो कुछ दिन तो सुबह उठ जाते हैं, गर्मी है तो सुबह उठ जाएंगे, ठंडी आई तो थोड़ी सी, किसी दिन ठंडी लग रही है तो पता चला 10 बजे रात तक सो गए, किसी दिन मोबाइल चलाते रहे तो पता चला 12 बजे रात तक सो रहे हैं, और उसके बाद सुबह उठने में 7-8 बजा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि जैसे आपकी मतलब लाइफ स्टाइल में जैसा जैसा हम लोग लाइफ स्टाइल हमारी होगी, ये भी हमारे अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को। क्योंकि आप देखते हो कि जब आप लोगों का क्या होता है, जब आप ज़्यादा सोने और उठने में आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ला देते हो तो आप लोग कहते हैं ना, हम लोगों के गांव में क्या कहते हैं, खराई हो गया। अरे खराई नहीं हो गया, आपका बॉडी एडप्ट करना चाह रहा है। अब बॉडी को तुमने क्या कर दिया, पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। बॉडी को पहले अडॉप्ट कर रहे हो तुम सुबह उठने के लिए, फिर क्या कर रहे हो, 10 बजे उठा रहे हो उसको, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे हेल्थ को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड
डिजीज को यानी कि ह्यूमन की हेल्थ को हमारा क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफ स्टाइल। चल, अब चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, जब मैंने ये पढ़ लिया तो हमें ये भी पढ़ना है कि भाई कौन सी चीजें ये चीजें मेंटेन कर सकती है हमारी हेल्थ को, आखिर मेंटेन भी तो करना है। तो अगर अफेक्ट कर सकता है तो मेंटेन भी करता होगा ना, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मेंटेन करती होंगी। तो वो मेंटेन कौन करते हैं हमको, यानी कि हमारे हेल्थ को मेंटेन कौन कौन सी चीजें कर सकती हैं? तो जब इस पे बात आती है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिर यहाँ पे 3 चीजों को। पहला, बैलेंस डाइट। हम लोग जो अपना डाइट लेते हैं उसमें बैलेंसिंग बना के रखें, यानी कि बैलेंस डाइट लें। ऐसा नहीं है कि पता चला हमको जरूरत है पूरे दिन में प्रोटीन की 70 ग्राम और हम ले रहे हैं सिर्फ 30 ग्राम। पता चला कुछ दिन बाद हमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी और हमारी तरह तुम लोग भी पतले से हो जाओगे। ठीक है, अब पता चल रहा है कि आपको विटामिन की जरूरत ज्यादा है और आप विटामिन कम ले रहे हो, तो बैलेंस डाइट भी क्या करना पड़ता है, हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और बैलेंस डाइट को अगर हम मेंटेन करके रखते हैं तो बैलेंस डाइट हमारा क्या करेगा, हमारे हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा, और हमारे हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा तो हमको कोई डिजीज कॉज नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि पूरे हेल्दी पर्सन आप कहलाओगे। बाद में आती है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, देखिए पर्सनल हाइजीन भी क्या करता है, आपके हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, तीसरी चीज रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरी चीज क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज। आपको हमेशा एक्सरसाइज करते रहना है। आप लोग देख ही रहे हो पीएम मोदी हमारे जो हैं वो रोज क्या हम कह सकते हैं कि हर साल योगा दिवस तक अब लेके आ गए, भाई व्यायाम कीजिए व्यायाम कीजिए, रोज चिल्लाते हैं। तो वो रेगुलर एक्सरसाइज भी क्या कर सकती है, हमारे मतलब कह सकते हो हमारे हेल्थ को मेंटेन करके रख सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने आज देखी और आगे अभी अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखो हेल्थ के बारे में, हेल्थ को कौन अफेक्ट कर सकता है, हेल्थ को कौन मेंटेन कर सकता है, ये चीज़ें पढ़ी। हेल्थ के बारे में क्या क्या डिफिनीशन दी गई थी, ये चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। अब बात आती है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो डिजीज क्या कहते हैं या डिजीज क्या होती है, डिजीज क्या होती है। एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे देखो हमें लगता है पीपीटी में छूट गया है। एक्चुअली देखो WHO के आधार पे ना एक आप लोगों का क्या नाम है, हम कह सकते हैं हेल्थ की डिफिनीशन दी हुई है। वहाँ पे ये दिया हुआ है हेल्थ की डिफिनीशन WHO के द्वारा कि अगर व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से हेल्दी है तभी वो व्यक्ति तभी उस व्यक्ति की क्या कहेंगे हम लोग, हेल्थ ठीक है। अदरवाइज हम कहीं कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी पर्सन है। एक हेल्दी पर्सन को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि एक हेल्दी पर्सन में 3 गुण होने चाहिए। वो फिजिकली फिट होना चाहिए, दूसरी चीज वो क्या होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और तीसरा सोशली भी फिट होना चाहिए। तो वो उनमें तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मेंटली, सोशली और फिजिकली। ये तीनों अगर फिट होगा बंदा तभी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, फिट है। अदरवाइज वो फिट नहीं है, अदरवाइज वो हेल्थी नहीं है, यानी कि वो हेल्दी पर्सन नहीं है। तो हमारा WHO एक डिफिनेशन देता है कि अ हेल्दी पर्सन हैव एबिलिटी टू फिजिकल फिटनेस उसकी होनी चाहिए, दूसरी मेंटल फिटनेस होनी चाहिए और तीसरी सोशल हेल्दी होनी चाहिए, यानी कि सोशली भी वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। देखो कैसे, मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा सा बहुत तगड़ा वगड़ा सा एक कोई बंदा है। अब वो तगड़ा वगड़ा सा बंदा है तो ये बताओ, चलो मैं मान लेता हूं कि वो फिजिकली फिट है, तगड़ा है तो फिजिकली फिट है, बट मेंटली भी फिट है। चलो मैं मानता हूं कि वो मेंटली भी क्या है, फिट है, अपने घरों में रहता है, ठीक ठाक रहता है। लेकिन पता चला जैसे अभी चुनाव गया है तो ऐसे चुनाव की बातों पे वो क्या हो जा रहा है, एक बाइक से एग्रेसिव हो जा रहा है, यानी कि सोशल लोगों से वो क्या है, फिट नहीं है, सोशली फिट नहीं है। तो वो उस पर्सन को हम लोग हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सोशली वाले का ले लिया, अनफिट अगर सोशल है, मेंटली का आप जान रहे हो कि भाई कोई बहुत तगड़ा सा पकड़ा सा कोई बंदा हो, फिजिकली फिट है, सोशली नहीं फिट है, मेंटली भी नहीं फिट है, यानी कि उसका मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटली वो बैलेंस नहीं है, यानी कि उसका मेंटल पूरी तरह से डिस्टर्ब है, तो वो बंदा हमारा हेल्दी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं कि वो भी क्या हुआ है आपके, उस समय हम ये कह सकते हैं कि वो भी हेल्दी पर्सन नहीं है। दूसरी चीज, तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, देखो मेंटली फिट हो आप, सोशली फिट हो आप, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, आप हेल्दी नहीं हो, यानी कि आप फिजिकली फिट नहीं हो अगर, तो आप हेल्दी नहीं हो। जैसे देखो
कि आप देखते होगे कि आप लोगों के आसपास या हम लोगों के आसपास छोटे छोटे ऐसे कुछ लोग नज़र आते हैं जो हर एक चीज़ से फिट है, उनका दिमाग भी सही है, सोशली यानी कि वो जब हम लोगों के बीच में आते हैं तो अच्छे से बिहेव भी करते हैं, लेकिन जब उनको हम लोग देखते हैं तो लगता है कि ऐसे जैसे हड्डी है, बस पता चला कि सिर्फ पतले पतले से दिखाई देते हैं। जैसे ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि वो भी क्या है, एक हेल्दी पर्सन नहीं है। अब आती है बात डिजीज की लेके। तो डिजीज क्या है, डिजीज को लेके जब बात आती है तो डिजीज हम लोग कहते हैं कि जो डिजीज है ये डिजीज कुछ नहीं है, अगर हम लोगों का जो मतलब हम लोगों की बॉडी अगर प्रॉपर वे में काम नहीं करती है तो हम लोगों को कहते हैं कि हम लोगों को क्या हो गया, डिजीज हो गया। अब डिजीज को हम लोगों ने दो पार्टों में बांट दिया, डिजीज को क्या कर दिया हम लोगों ने, दो पार्ट्स में बांट दिया। यानी कि डिजीज हम लोगों को कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है। एक कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, इन दोनों में हम लोगों को अंतर क्या है। कम्युनिकेबल का मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ये है कि ऐसे डिजीज जो हमको इन्फेक्शन से कॉज हो, क्या हो, हमको इन्फेक्शन से कॉज हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिजीज हमको इन्फेक्शन से नहीं कॉज हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जिससे इन्फेक्शन के द्वारा अगर हमको कोई कॉज होती है कोई डिजीज तो उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, और कोई अगर डिजीज नॉन इन्फेक्शियस है यानी कि जो कि बिना इन्फेक्शन के कॉज हो जाती है वो क्या होती है, हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आगे चलते हैं। देखिए देखिए होता क्या है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज में हम लोग क्या है, जैसे हम लोगों को मान लीजिए जुकाम हुआ तो जुकाम होगा तो स्नीज आएगा, तो स्नीज आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, स्नीज जब आता है तो हम लोग ऐसे अपने दोनों हाथ कभी आगे कर लेते हैं आग छी करने के लिए, और कभी कभी क्या करते हैं कि अपनी मतलब हैंकी जो होती है उसको लगा लेते हैं, और कभी कभी कुछ मतलब प्रेजेंट करने के लिए कि जिससे कि ड्रॉपलेट्स जो निकले वो ड्रॉपलेट्स हमारे आसपास ना फैले, क्योंकि अगर वो ड्रॉपलेट्स फैलती है, अगर वो ड्रॉपलेट्स आपके एयर में फैलती है तो आपके अगल बगल में जो 3-4 फीट के रेंज में जो लोग होंगे वो उस ड्रॉपलेट से क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शियस हो सकते हैं। यानी उस ड्रॉपलेट से उनको इन्फेक्शन हो सकती है और उनको भी क्या हो जाएगी, हो सकता है कि उनको भी सर्दी जुकाम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्या है हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि हम लोगों के सर्दी जुकाम वगैरह होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सर्दी जुकाम है, आपने स्नीज किया, आपने हाथ लगाया और हाथ को क्या किया आपने, दैट ऐसे गए, और जैसे मैं चाय पी रहा हूँ तो चाय पीने वाले ग्लास को ऐसे पकड़ा आपने, अब ये फिर मैंने रख दिया, और चाय पीने के बाद फिर जब ये आया किसी ने इसको उठा के लेके गया तो वो जो बैक्टीरिया या जो वायरसेस जो हमारे हाथ पे थे वो हमारे कहाँ पे, ग्लास पे चले गए। अब वो ग्लास से कहाँ पे चले गए, उस व्यक्ति के हाथ पे चले गए जो व्यक्ति ने हमारे छूने के बाद से ग्लास छुआ। अभी आप लोगों को सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों का कोरोना था। कोरोना में क्या होता था, एक व्यक्ति किसी चीज को छूता था तो अगर वो दूसरा व्यक्ति जो व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है कोरोना से तो वो दूसरा व्यक्ति अगर उसी चीज को यूज करता था तो वो दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाता था, इन्फेक्टेड हो जाता था कोरोना से। तो वो क्या था, हमारे एक इन्फेक्शियस डिजीज थी, जिसकी वजह से हम लोग उसको कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जान सकते हैं। चलिए और भी हमको ऐसे कुछ आपके कह सकते हैं बेसिक टर्म हमको याद करना है, जो कि थोड़ा सा अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ एनसीईआरटी से बाहर। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी से थोड़ी से मैं बाहर लेके चल रहा हूँ, इसमें थोड़े से आपको बेसिक टर्म याद करने हैं, थोड़े से बेसिक टर्म आपको जानने हैं, जो टर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये टर्म क्या है, इसी टर्म को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखिए पहला हमारा प्रोफाइलैक्सिस, पहला टर्म हमारा प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस टर्म क्या है, प्रोफाइलैक्सिस टर्म ये है प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि डिजीज से बचने के लिए जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जितने भी प्रिवेंटिव मेजर हम लोगों के द्वारा यूज की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफाइलैक्सिस। क्या कहते हैं, प्रोफाइलैक्सिस। अब बात आती है और आगे चलते हैं, एक और टर्म आता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड एंड विंडो पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड एंड विंडो पीरियड, ये क्या होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड में बहुत ज्यादा अंतर है। देखो विंडो पीरियड या इंक्यूबेशन पीरियड ये एक पीरियड होता है कि अगर आपके अंदर कोई पैथोजेंस एंट्री करेगा, पैथोजेंस देखो क्या होते हैं,
पैथोजेंस वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों में डिजीज कॉज करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक नाम देते हैं पैथोजेंस। क्या नाम देते हैं? पैथोजेंस। तो पैथोजेंस के एंट्री करने के बाद कितने समय बाद उस पैथोजन से कॉज की गई डिजीज का सिम्पटम हमें दिखता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। जबकि उस पैथोजन के एंट्री करने के बाद कितने दिनों बाद हम लोग पहला डिटेक्शन कर सकते हैं उस पैथोजन के, वो हमारी क्या कहलाती है? विंडो पीरियड। जैसे देखिए, अगर यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है एड्स का। अगर एड्स किसी को होता है तो एड्स जिस दिन हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स HIV वायरस है आपका, जो आपकी बॉडी में एंट्री किया, जिस दिन, उस दिन से लेके आपको 5 से 10 साल बाद साइलेंट फीचर, साइलेंट सिम्पटम इसके देखने को मिलेंगे। इस डिजीज का साइलेंट सिम्पटम आपको कितने दिन बाद देखने को मिल रहा है? 10 साल, 5 से 10 साल बाद। लेकिन जबकि मान लीजिए HIV वायरस जिस दिन आप में या आपकी बॉडी में एंट्री लिया या किया, उस दिन से आप कितने दिन बाद आप HIV वायरस को डिटेक्ट कर सकते हो, उसकी अगर बात की जाए तो हम लोग यहां पे लिखते क्या है? 2 से 12 वीक, यानी 2 सप्ताह से लेके 12 सप्ताह के बीच में हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट डिटेक्शन हमको मिल सकता है HIV वायरस हम लोगों के बॉडी में है कि नहीं है। तो ये पीरियड आपकी क्या कहलाती है? विंडो पीरियड कहलाती है। तो क्लियर इज दैट? इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड। आगे चलते हैं। कुछ और जो हमारे टर्म है आप देख लो। पहला टर्म है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स है क्या? एंटीबायोटिक्स वो हम कह सकते हैं वो चीजें हैं जो हम किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इंजेक्ट करते हैं, और उस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हम लोगों ने इंजेक्ट किया है, उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है या कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से कोई डिजीज होती है तो उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स आपके 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो ये हो सकते हैं, ऐसे आप एंटीबायोटिक्स को आप ये याद रखिए कि बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस चीज का उपयोग हम लोग करते हैं उसी को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। माने बैक्टीरिया के खिलाफ यूज जो किया जा रहा है उसी को हम क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक्स। अब ये 2 तरह से हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स भी आपके क्या हो सकते हैं? 2 तरह से हो सकते हैं। एक हो सकता है कि बैक्टीरिया के फंक्शन को इनहिबिट करे, एक प्रकार का ये हो सकता है। दूसरे जो एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि वो बैक्टीरिया को ही किल कर दे। बैक्टीरिया को ही क्या कर दे? किल कर दे। एक जो आपके बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया के फंक्शन को इनहिबिट करता है उसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। क्या कह रहे हो? बैक्टीरियोस्टैटिक्स। और जबकि एक ऐसा एंटीबायोटिक्स है जिसको लेने से या जिसको देने से उस पेशेंट का जितनी भी बैक्टीरिया उसके बॉडी में है उस सारी बैक्टीरिया को मार देता है, या हम कह सकते हैं खत्म कर देता है। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बैक्टीरियोलाइटिक या बैक्टीरियोसाइडल। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलाइटिक या बैक्टीरियोसाइडल। ये वो एंटीबायोटिक है जिस एंटीबायोटिक को पेशेंट में देने से उस पेशेंट में मौजूद उस डिजीज की जो बैक्टीरिया होंगी उसको वो क्या कर देगा? पूरी तरह से नष्ट कर देगा या पूरी तरह से किल कर देगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलाइटिक या बैक्टीरियोसाइडल। एग्जाम्पल आप में दिया हुआ है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक ऐसा एंटीबायोटिक्स है जिसका यूज से हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करते हैं, न कि उस बैक्टीरिया के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? बैक्टीरिया को हम लोग किल करते हैं। तो ये हो गई हमारी एंटीबायोटिक्स को लेके।
एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक की अगर बात करें तो ये क्या है, यहां पे आपको दिखा हुआ है रिलीफ पेन। पेन से हमको रिलीफ पहुंचाने वाली जो दवाइयां होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। और ये एनाल्जेसिक आपकी क्या हो सकती है, किसकी बनी हो सकती है, अगर इसकी बात की जाए तो हम लोग कहते हैं कि मॉर्फिन की बनी हो सकती है, कोडीन की बनी हो सकती है, और आपकी क्या है, डिक्लोफेनाक की बनी हो सकती है। ठीक है, तो ये इनसे बनी हो सकती है आपकी कौन, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या है, एनाल्जेसिक वो है, वो टेबलेट्स है, वो केमिकल्स है जिनका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, पेन रिलीफ में कर रहे हैं। अब ये पेन रिलीफ में कैसे करती है, पेन रिलीफ कैसे करती है, देखो होता क्या, जब हम लोग न्यूरल सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों के, मान लीजिए ये हाथ पे ऐसे हमने इस पे क्या चुभाया, अपना ये पेन चुभा रहा हूं, तो जब ये पेन चुभा रहा हूं तो स्किन हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन है, उसके पास क्या है, उसके डेंड्रॉइड्स पे रिसेप्टर, वो रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, इसके चुभन को या इसके द्वारा जो डिस्टरबेंस हमारे स्किन में की जा रही है, या जो पेन वाली फीलिंग दी जा रही है, उसको सेंस कर रहे हैं, और वो सेंस करने के बाद कहां पे भेज रहे हैं, हमारे ब्रेन में, और ब्रेन से फिर हमको एक सिग्नल मिल रहा है जिसकी वजह से हमारे बॉडी को ये पेन महसूस हो रहा है, ये पेन महसूस हो रहा है, जो हम लोग ऐसे इसको दबा के चुभा के पेन को महसूस कर रहे हैं। अब ये पेन को ये कैसे रिलीव करती है, एनाल्जेसिक जो होती है ये बनी किसकी है, कोडीन की, डिक्लोफेनाक की, आपकी हम कह सकते हैं मॉर्फिन की। अब देखो होगा क्या, ये एनाल्जेसिक इन रिसेप्टर्स पे, इन रिसेप्टर्स के बीच में एक्सट्रैक्शन ला देती है। अब ये एक्सट्रैक्शन लाने की वजह से ये रिसेप्टर हमारे इस सिग्नल को रिसीव ही नहीं करते, ये जो पेन वाली सिग्नल होती है उसको रिसीव करते ही नहीं है, और जब पेन वाली सिग्नल को रिसीव नहीं करेंगे तो ये हमारे सेंड करेंगे बॉडी को, नहीं करेंगे, और जब सेंड ही नहीं करेंगे, रिसीव ही नहीं करेंगे, तो ये बताओ हमें पेन महसूस होगा, हमें पेन की फीलिंग आएगी, नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये चीजें एनाल्जेसिक की हैं, कि जिसमें ये करते क्या है, हमारे रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं और रिसेप्टर को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टर पे हमारे वो सिग्नल का रिसीविंग होता ही नहीं है, हमारे पेन वाले सिग्नल का, इसका जैसे मान लीजिए हमने इसको दबाया तो ये वाले इसकी सिग्नल के कोई रिसीविंग नहीं होती है, और जिसकी वजह से हमको पेन रिलीफ मिलता है और पेन से हमको छुटकारा मिल जाता है, या हमको पेन महसूस ही नहीं होता है। तो ये एनाल्जेसिक होते हैं। अब बात आ जाती है एंटीपायरेटिक। क्या आती है, एंटीपायरेटिक। पायरेटिक माने फीवर, पायरेटिक माने होता है वॉर का फीवर, ठीक है। यहां पे देखो एंटीपायरेटिक क्या है, रिलीफ फीवर, किसे, फीवर से ये रिलीव करने वाली दवाएं का जो यूज हम लोग करते हैं, उन दवाओं को हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं। अब ये जो एंटीपायरेटिक जो दवाएं हैं आपकी, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा अब, ठीक है, एक मिनट, चलो हम कह सकते हैं कि एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ऊपर ले लो अब, ठीक है। एंटीपायरेटिक जो है ये क्या कर रही है, रिलीव कर रही है हमको, किससे, फीवर से, किससे कर रही है, फीवर से, यानी कि फीवर से छुटकारा पाने वाले जितने भी हमारी दवाइयां होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये करती क्या है, पायरेक्सिया, आपकी फिब्रिल दिया हुआ है, ये हम लोग फीवर को ही कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो पायरेक्सिया या फिब्रिल्स, ये हम लोग नाम दे सकते हैं फीवर को, ठीक है। दूसरी चीज, अब इनमें हम लोग यूज क्या करते हैं, पैरासीटामॉल, एस्प्रिन। अब जब दवा लेते हो, कलपाल लेते हो, कलपाल, तो कलपाल पे फार्मूला देखो, फार्मूला क्या लिखा होता है, पैरासीटामॉल, एस्प्रिन, वो सभी क्या है हमारे लिए,
एक एंटीपायरेटिक है जो हमारे फीवर्स को क्या कर सकती है, रोक सकती है या हमको फीवर से बचा सकती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं और हमको फीवर महसूस कम होता है। एक चीज यहां पे लिखा हुआ है गैस अल्सर। गैस अल्सर देखो लिखा हुआ है, ये कैसे होते हैं, गैस अल्सर काज कर सकते हैं। जो एंटीपायरेटिक होती है ये गैस अल्सर काज कर सकते हैं। गैस अल्सर क्या होता है, गैस अल्सर का मतलब ये है, देखो जब भी आप अपने डॉक्टर्स के पास जाते हो या जब डॉक्टर्स आपको एंटीपायरेटिक देता है तो वो एक चीज आपको सलाह देके देता है कि जब भी आप एंटीपायरेटिक खाइएगा, जब भी आप कलपाल खाइएगा, चाहे जो भी कुछ खाइएगा, तो उसको पहले आप खाना खा के तब खाइएगा। पहले खाना खाइएगा और तब जाके एंटीपायरेटिक लीजिएगा। ये चीज वो सलाह पहले दे देता है। क्यों दे देता है, क्योंकि जो ये एंटीपायरेटिक है, ये एंटीपायरेटिक आपके जब स्टोमच में जाएगा ना, तो ये स्टोमच में जाने के बाद ये हमारे जो आपके मतलब इनर लेयर एपिथेलियल है उसमें अल्सर काज कर सकता है, उसमें अल्सर हो सकती है। इसकी वजह से अल्सर, मैंने बताया था आप लोगों को उस दिन एक, जब मैं ले रहा था उस दिन एक लेक्चर, तो हमने बताया था अल्सर का मतलब निनाव हो जाना। जो निनाव नहीं होता है तो आपके दाने पड़ जाने या ऐसी चीजें आपको क्या हो सकती है, आपके स्टोमच में। मान लीजिए हम आपने बिना खाना खाया आपने दवा ले लिया, कलपाल ले लिया, कोरोसिल ले लिया, कोई भी ले लिया, पैरासीटामोल, यानी एंटीपायरेटिक कोई भी ले लोगे आप, तो होगा क्या, ये एंटीपायरेटिक आपके स्टोमच में जाएगा। स्टोमच में जाने के बाद, क्योंकि आपका स्टोमच पूरी तरह से क्या है, स्टोमच खाली है। अब स्टोमच खाली है तो ये करेगा क्या, वहां स्टोमच में जाएगा और वहां पे ये गैस बना के और वहां पे अल्सर कॉज कर देगा। इसी वजह से इसको हम लोग गैस अल्सर कहते हैं। यानी कि आप ऐसे सीधा कहिए कि एंटीपायरेटिक क्या होते हैं, अल्सर कॉज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको गैस अल्सर कह सकते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, गैस अल्सर कॉजिंग एजेंट होते हैं एंटीपायरेटिक। अगर इसे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों की जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब पैरेटिक देते हैं तो उस पेशेंट को क्या कह देते हैं कि आप इसको खाने से पहले, इसके खाने के पहले, यानी कि वो दवा खाने से पहले आप खाना खा लेंगे तब आप इस दवा को खाएंगे। चलिए ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिनिक, ये देखिए क्या है एंटी हिस्टामिनिक, रिलीव एलर्जी। रिलीव एलर्जी देखिए अक्सर करके क्या होता है, सुनो, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने मान लीजिए कुछ दवाएं ली अपने डिजीज को क्योर करने के लिए। अब वो दवाएं डिजीज को क्योर करके, डिजीज को ना क्योर करके क्या करती हैं, हम लोगों की बॉडी में या हम लोगों की बॉडी के अंदर कुछ एक नए केमिकल्स सिक्रेट कर देती हैं। क्या कर देती है, कुछ नए केमिकल्स सिक्रेट कर देती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टामिन। क्या कहते हैं, हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन क्या करती है, हम लोगों के बॉडी में अलग अलग से सिम्पटम्स शो करती है। दवा क्या करने के लिए लिया था, दवा लिया था मैं अपने सर्दी जुकाम को बंद करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए, उससे क्योर करने के लिए, लेकिन वो दवा हमारे लेने के बाद ऐसा रिएक्शन कर दिया हमारे बॉडी के अंदर जाके, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम से, कि वो दवा हमारे अंदर एक हिस्टामिन नामक क्या करने लगा, केमिकल रिलीज करने लगा। और उस हिस्टामिन नामक केमिकल के रिलीज होने से, अब ये हिस्टामिन भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग एलर्जी में अलग अलग प्रकार के हिस्टामिन का रिलीज होना दिखाई दे सकता है। तो उस हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से, उस हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से हम लोगों में अलग अलग सिम्टम दिखने लगे। किसी को खुजली होना दिखाई दे जाता है जब एलर्जी होती है, तो किसी को ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं। आप देखते हो कि कई लोगों को एलर्जी अगर होती है तो उनको ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, बुलबुले फॉर्म हो जाते हैं। किसी किसी में आप देखते हो कि और कई चीजें हो जाती है, चकत्ते चकत्ते टाइप के निकल जाते हैं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देखनी होगी आप लोगों ने किसी भी दवा के रिएक्शन से या एलर्जी से। तो वो दवा अपने अपने डिजीज को क्योर करने के लिए, या यकीन वो दवा आपने जो लिया वो हमारे बॉडी के अंदर जाके एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से एक अलग रिएक्शन करके एक अलग, हम कह सकते हैं अलग ही एक केमिकल सिक्रेट कर दिया बॉडी के अंदर, जिसे हम लोग कह रहे हैं हिस्टामिन सिक्रेट कर दिया। अब उस हिस्टामिन को सप्रेस करने के लिए या उस हिस्टामिन को खत्म करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, उसके
हिस्टामिन के नंबर्स को कम करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक। क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक। अब इसमें जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, आप लोगों ने सुना होगा एबिल। एबिल क्या है, वो एंटी हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन है। सेट्रिजीन जो मोस्टली यूज की जाती है वो सेट्रिजीन है, ये भी आपकी क्या है, एक एंटी हिस्टामिन है। और इन चीजों का हम लोग यूज करते हैं तो ये एंटी हिस्टामिन है, तो ये जाएंगी जब हमारी बॉडी के अंदर, तो हिस्टामिन जो रिलीज हो चुका है हमारे उस मतलब हम कह सकते हैं दवाइयों की या मेडिसिन की वजह से, वो उस हिस्टामिन को ये क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे धीरे धीरे। और जैसे जैसे सप्रेस करेंगे वैसे वैसे हमारा जो सिम्पटम दिख रहा था रैसेस का, ब्लिस्टर का वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हम लोगों को एलर्जी दिख रही थी, वो एलर्जी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ये चीजें आपकी थी कुछ आज के लेक्चर्स में। अब आगे चलते हैं हम लोग डिजीज को, और भी हम लोग कुछ पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे कि एक्वायर्ड डिजीज और हेरिडिटरी डिजीज। अब ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना जितना मैंने आज पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, इतना ही आप पढ़िए। आगे कल हम इसी पे बात करेंगे, डिजीज का एक्वायर्ड डिसऑर्डर और हेरिडिटरी डिसऑर्डर में।